हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज से। पश्चिम रेलवे ने हाल ही में बांद्रा टर्मिनल को खार रोड से जोड़ने वाला सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। यह 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा स्काई वॉक यात्रियों को हार स्टेशन पर उतरकर और दक्षिण एफओबी से लेकर सीधे बांद्रा तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। स्काई वॉक ने यात्रा को बहुत सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि पहले उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बांद्रा या खार रेलवे स्टेशन पर पैदल चलकर बांद्रा टर्मिनल पहुंचने के लिए उतरना पड़ता था। नया स्काई वॉक 14 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसकी लागत कितनी है? 14 करोड़ रुपए। यह स्काई वॉक बांद्रा टर्मिनल के सभी फुट ओवर ब्रिज को जोड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में श्रीनगर में सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। अब बात करेंगे श्री रामानुजाचार्य के बारे में। तो वह एक महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते थे, जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पैदा हुए एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। संत रामानुजाचार्य को हम रामानुज के नाम से भी जानते हैं। रामानुज को अस्पृश्यता के भेदभाव के खिलाफ विद्रोह करने और समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह वैष्णववाद के अनुयायी थे। वे वैष्णववाद के अनुयायी थे और लोगों को मोक्ष के सिद्धांत सिखाते थे। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना था। इसी गहन भक्ति के तहत संत रामानुजाचार्य को मां सरस्वती के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। इसके अलावा रामानुजाचार्य भक्ति को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उसके लिए दार्शनिक आधार भी प्रदान किया कि जीव ब्रह्मा में पूर्णता विलय नहीं होता, बल्कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करके जीवन मृत्यु के बंधन से छूटता है और यही मोक्ष है। हमारा अगला टॉपिक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। स्वनिधि महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 9 से 31 जुलाई तक 9 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। अब बात करते हैं हम पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। तो भारत सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपए गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की है। कितने रुपए की लोन गारंटी? 10,000 रुपए की गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। अब आगे बात करते हैं भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के बारे में, जिसे हम एमओएचयू भी कहते हैं। भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधी नियमों और विनियमों और कानून के निर्माण
और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारा अगला टॉपिक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है, जिसके लिए सरकार ने दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सहायता से इस कार्यक्रम को विकसित किया गया है। आगे और बात करें तो सिंप्लेक्स, नारेडको और इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के लिए यह डीएसईयू कार्यक्रम विशेष रूप से अद्वितीय है। इस 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत श्रमिकों का कौशल विकास होगा, जिससे भविष्य में उनके वेतन में वृद्धि होगी। ये कितने दिन का है? 15 दिवसीय। और तो और इससे कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। इस योजना के तहत सरकार एक साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहती है। ये कुशल कार्मिक निर्माण उद्यमों के लिए भी लाभप्रद होंगे। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अब 3 स्थलों पर प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है और जल्द ही और केंद्र जोड़े जाएंगे। इनमें से प्रत्येक केंद्र पर कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण स्थान भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य हर साल निर्माण क्षेत्र में उद्योग की मांग संचालित नौकरी की भूमिकाओं में 2 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को नौकरी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। पहल के हिस्से के रूप में कर्मचारियों को उनके रोजगार के स्थानों पर 120 घंटे या फिर 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। 15 दिन या फिर 120 घंटे का। आगे बात करते हैं हम पीएनबी रक्षक प्लस योजना के बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ साथ रक्षा बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा भी शामिल है। आगे और बात करें तो यह स्कीम डिफेंस फोर्स, सेंट्रल सशस्त्र पुलिस फोर्स, राज्य पुलिस बल, मेट्रो पुलिस और रिटायर्ड डिफेंस पेंशन भोगियों के सर्विंग, रिटायर्ड और ट्रेनी को पर्सनल दुर्घटना बीमा और हवाई दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के कुछ फायदे क्या हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला यह है कि 50 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर मिलेगा मृत्यु होने पर। वहीं 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा मृत्यु होने पर। 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर मिलेगा अगर कोई विकलांग हो जाता है। पिछले 3 महीने तक की नेट सैलरी या पेंशन राशि पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जो कि 75,000 से 3 लाख रुपए तक की होगी। होम, कार, शिक्षा और पर्सनल लोन स्कीम के तहत ब्याज दर और सेवा शुल्क में छूट भी मिलेगी। परिवार के सदस्यों के लिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधा होगी। लॉकर किराए में छूट, जारी होने की तारीख से 3 साल के लिए 25% वार्षिक रखरखाव शुल्क माफ कर दिया जाएगा। अकाउंट में और कनेक्टेड डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लेन देन के लिए मुफ्त एसएमएस अलर्ट सुविधा मिलेगी। अब एक और बात नोट कर लें कि पीएनबी रक्षक प्लस योजना का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है जो पीएनबी ब्रांच के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं और पेंशन सीपीपीसी के माध्यम से जमा की जाती है, यानी ऋणदाता के माध्यम से प्रोसेस और जमा की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन अकाउंट में चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के माध्यम से पेंशन प्राप्त होती है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में जल्द ही दुनिया भर के
कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन जगहों को जोड़ेगा? दिल्ली से बुंदेलखंड, साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के सभी निवासियों को लाभ होगा। साथ ही मोटरवे और एक्सप्रेसवे के बगल में औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। इन गलियारों के तीव्र, संतुलित और समावेशी विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता में तेजी आएगी। इसके लिए निर्धारित जमीनें दी गई हैं। आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों को उतारने और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियों का भी निर्माण किया जा रहा है। अगला न्यूज है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अभी हाल ही में कार्मिक मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारी आर.के. गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करें आर.के. गुप्ता की, तो आर.के. गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक अपनी सेना निवृत्ति की तारीख तक उप चुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी न्यूज है। त्रिपुरा राज्य के पूर्वी इलाके में हयेड़पुर में एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खार्ची उत्सव शुरू की गई है। देखिए, बात करते हैं खार्ची उत्सव के बारे में। तो खार्ची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें प्रमुख हैं भगवान शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबाधी, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री। ये सारे के सारे 14 प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी पूजा होती है। औपचारिक पूजा त्योहार से एक दिन पहले शुरू होती है। मुख्य पुजारी, जिसे हम चेंतई भी कहते हैं, चेंतई को हम मुख्य पुजारी कहते हैं, ये मंत्रों का जाप करते हैं और उनके सहायक जानवरों की बलि देते हैं। इस अवसर पर आयोजित भव्य रंगारंग मेला 7 दिनों तक चलता है। ये एक सप्ताह तक चलने वाला मेला है। कितने दिनों तक चलता है ये? 7 दिनों तक। इस उत्सव के बारे में और बात करें तो उत्सव की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह शांति, सद्भाव और बंधुत्व का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि जाति, पंथ और धार्मिकता के बावजूद इस उत्सव को मनाने के लिए लोग जगह-जगह से झुंड में आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महोत्सव मैदान में एक सांस्कृतिक मंच की स्थापना की जाएगी, जहां राज्य के विभिन्न हिस्सों से, विशेष रूप से त्रिपुरा के जातीय समूह के 19 सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर आदि से सांस्कृतिक मंडलिया को भी आमंत्रित किया जाएगा। बड़ी संख्या में स्टॉल लगाकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में कई सरकारी विभाग, गैर सरकारी संगठन भाग लेंगे। प्रदर्शनों में राज्य की स्थानीय पारंपरिक संस्कृति, खेल और खेल को उचित तरीके से दिखाया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से भी राज्य के विभिन्न पर्यटन खेलों के प्रदर्शन के साथ साथ ही त्रिपुरा में पर्यटन के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने के लिए भी कई स्टॉल लगाए जाएंगे।
आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।